session with Dr. Arpit Kumar Dubey. Sir, welcome sir, आपका स्वागत है बहुत बहुत। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। थैंक यू। संस्कृत से आप आई थिंक कनेक्टेड है, तो संस्कृत योग और फिलॉसफी की जब भी बात आती है तो संस्कृत डिवाइन लैंग्वेज कहा गया है इसको। तो इसको समझा सकते हैं कि संस्कृत कितना इंपॉर्टेंस है, अगर कोई योग का जो समझना चाहते हैं उनके लिए संस्कृत की क्या इंपॉर्टेंस है कहीं ना कहीं, और क्या संस्कृत जो लोग पढ़ते हैं उनकी हीलिंग भी होती है कहीं ना कहीं, माइंड की पावर को एनहेंस करने भी संस्कृत एक अपना रोल निभाती है। बिल्कुल सही आपने आशीष पूछा। देखिए, संस्कृत और योग को लेकर के मेरा एक लाइन का वर्डिक्ट है। तो वर्डिक्ट यही है कि द लैंग्वेज ऑफ योग इज संस्कृत। योग की जो भाषा है वो संस्कृत है। अब बात करते हैं कि कैसे संस्कृत योग में कंट्रीब्यूट करती है। तो ये तो ऐसा विषय है जो हमारे पाठ्यक्रम में जो मुझे पढ़ाना पड़ता है, ये मतलब मेरे लिए बहुत प्रश्न नहीं है। तो मैं अपने विद्यार्थियों को ये कहता हूं कि संस्कृत का योग से क्या संबंध है। तो कहते हैं कि योग अभ्यास में आए, क्रिया में आए, इसके पहले हमें उसका ज्ञान प्राप्त करना है, उसका नॉलेज एक्वायर करना है, तब तो जाकर के आपके प्रैक्टिस में आएगा। तो योग का ज्ञान प्राप्त करने के हमारे पास दो ही उपाय। एक तो सीधा डायरेक्ट जो नॉलेज एक्वायर करने का जो डायरेक्ट सोर्स है, दैट इज द टीचर, गुरु का कोई रिप्लेसमेंट नहीं। लेकिन गुरु की अपनी लिमिटेशंस हैं, अगर वो व्यक्ति है तो बाद में गुरु के साथ साथ ग्रंथ के जो गुरु थे उन्होंने अपनी बात को कुछ किताबों के माध्यम से लिखने का प्रयास किया। तो अब जैसे हम चाहें कि हम योग पढ़ें, किससे पढ़ें, तो महर्षि पतंजलि से पढ़ें। तो वो टाइम के कारण किसी कारण आज वो हमारे साथ कभी डायरेक्टली हमें अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल है, हमारा कोई कॉन्टेक्ट नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ जो ऋषि होते हैं उनको कोई टाइम में नहीं बांधा जाता, उनकी बिगिनिंग और एंडिंग होती है। तो अगर हम इसी परंपरा में बिलीव करें और अगर आज भी महर्षि पतंजलि है तो हमारा कभी उनसे कोई कॉन्टेक्ट नहीं हो पाया, तो जो भी कारण है हाइपोथेटिकली। तो अब हमारे पास बच गए ग्रंथ। तो अब आज के समय में योग के प्रामाणिक ज्ञान के लिए, ऑथेंटिक नॉलेज के लिए हमें बुक एक्सप्लोर करनी पड़ेगी। अब आप मार्केट में जाएं तो आपको सारी लैंग्वेज में योग बुक्स अवेलेबल हैं। तो फिर अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या संस्कृत का कोई रिलेवेंस है? तो अगेन यस है। सबसे पहले ये कि योग की जितनी ओरिजिनल टेक्स्ट है वो सारे के सारे ओरिजिनल टेक्स्ट सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज में लिखे गए, वो संस्कृत। वो योग सूत्र हो, वो हिरण्य संहिता हो, हठ प्रदीपिका हो, भगवत गीता हो, योग वासिष्ठ हो, उपनिषद हो, कुछ भी हो, जो ओरिजिनल लिखे गए वो किसमें लिखे गए? संस्कृत। बट आज तो सबका ट्रांसलेशन अवेलेबल है, सबका अनुवाद हमारे पास उपलब्ध है, तो ओरिजिनल पढ़ने की क्या जरूरत है? तो इसमें एक काउंटर आर्ग्यूमेंट ये आता है कि मैं आपको कोई भी लाइन दे देता हूं, जैसे आपने शुरू में ही बोला एकस्मिन् ज्ञाते सर्वम ज्ञातम्, और उसका आपने इंग्लिश अनुवाद पढ़ा। अब ये लाइन अगर आप किसी और को दे दीजिए कि भाई इसका हिंदी में अनुवाद कर दीजिए, तो वो क्या करेगा? उसकी जो समझ होगी उस समझ के अकॉर्डिंग, उस अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट कर देगा। अब जो आप ज्ञान मिला वो उस लाइन का, उस पर्टिकुलर लाइन का आपको जो हिंदी में अनुवाद मिला, वो हिंदी में अनुवाद कैसा मिला कि एक तो जो ओरिजिनल आचार्य ने, ऋषि ने कहा, मुनि ने कहा, दूसरा उसको उस व्यक्ति ने समझा और उसको समझने के बाद वो आप तक परोसा गया। उसमें एक इंटरफेस आ गया कि जैसे मैं बार बार एक ही एग्जांपल देता हूँ कि आप किसी को कहते हैं कि वो पागल है और आप कहते हैं कि वो क्रेजी है। अब क्रेजी का पागल अनुवाद, इसमें कोई टेक्निकल इशू नहीं, वन ऑफ द मीनिंग हिंदी में अगर हम करें तो है, लेकिन वो जो क्रेजीनेस है दैट कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड। इसी तरीके से संस्कृत की जो कह सकते हैं कि संस्कृत का जो एसेंस है, वो जो वाक्य का प्रभाव है, प्रभाव अनुवाद में नहीं आता, बड़ा चैलेंज है। तो इसलिए आपको संस्कृत कम से कम मिनिमम, जिसको हम एलिमेंट्री संस्कृत कहते हैं, उतना आने से क्या होगा कि आप अनुवाद भी पढ़ रहे होंगे ना, तो आप उसको कम से कम ये गेस कर लेंगे कि हाँ ये बात भी ओरिजिनल लिखी वही है। आप ओरिजिनल पढ़ के नहीं समझ पाएंगे, उसके लिए 14 साल लगता है। मैंने 14 साल संस्कृत पढ़ी, उसको समझा, उसके व्याकरण को समझा। संस्कृत उतनी इजी भी नहीं है, डिफिकल्ट भी। अगर हम संस्कृत पढ़ने में 14 साल निकाल दिए नहीं आई, तो ऐसे भी इंग्लिश पढ़ने में लोगों का 35 साल निकल गया। आज भी बहुत सारे शब्द लैंग्वेज मतलब उसका कोई लिमिट नहीं है। बट हिंदी में भी हमें लगता है ना कि हमारी जो नेटिव लैंग्वेज वो हिंदी, और हम हिंदी में सब कुछ जानते हैं। फिर रामधारी सिंह दिनकर का आप किताब पढ़ के देखिए, उनकी जो कविता उनको पढ़िए और आपको समझ में आए। तुलसीदास जी का रामचरितमानस पढ़िए, नहीं आता। तो लैंग्वेज की तो लेकिन बेसिक हमें पता है कि कोई अगर मान लो 100 शब्द बोलेगा तो उसमें से हम 55 से 60 शब्द, एक अच्छा स्पीकर का ये होता है कि उसको लगभग 60% टर्मिनोलॉजी उसको पता है। तो पहली चीज, अगर आपको बेसिक संस्कृत आती है तो आप इतना तो पता कर सकते हैं कि जो संस्कृत में लिखा वही अनुवाद में लिखा नहीं, और कहाँ पे गोलमोल किया गया, कहाँ पे अर्थ का अनर्थ किया गया, तो आपको बेसिक आइडिया। अगर आपका मीडियम लेवल का ज्ञान है तो आप उसमें और बेटर, एडवांस है तो आप सीधे पढ़ के समझ सकते हैं। बहुत सुंदर। अगर हम पर्टिकुलर गीता के
कॉन्टेक्स्ट में बात करें कि गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसको हम अर्थ के साथ साथ कहते हैं कि अगर आप गीता का पाठ करते हैं, गीता चैंटिंग जिसको कहते हैं, तो उसका इफेक्ट आता है। तो अगर आपको संस्कृत आती है तो आप संस्कृत का वाक्य बोलिए और उसका अपने ऊपर प्रभाव देखिए, और फिर उसी का हिंदी अंग्रेजी बोलिए और उसका अपने ऊपर प्रभाव देखिए। तो भाव प्रभाव के साथ हम कनेक्ट नहीं होगा, इसलिए संस्कृत योग के ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है। पहली चीज, अब आपको ज्ञान हो गया, अब योग का आपने अभ्यास करना है। अभ्यास में आप क्या करेंगे? आसन करेंगे, हम करेंगे, इन सब में भी आपको अलग अलग तरह के मंत्र बोलने पड़ेंगे। अगर आपके अक्षर की शुद्धि नहीं है, आपकी मतलब संस्कृत का आपको अभ्यास नहीं है, इन मंत्रों में कहीं कहीं आप अशुद्धि करेंगे। तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हो या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, दोनों समझने के लिए योग का हमें संस्कृत का, मैं कहता हूँ मिनिमम बेसिक नॉलेज, ये योगाचार्य वो। तो योगाचार्य का मतलब हमारे यहाँ क्या होता है? हमारे यहाँ आचार्य शब्द बड़ा टेक्निकल है, ये वास्तव में वेदांत का शब्द। तो वेदांत में जैसे रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, मध्वाचार्य, तो आचार्य शब्द वहां से आया। तो कहते हैं कि अगर वेदांत में आपको आचार्य बनना हो तो क्या क्वालिफिकेशन है? तो कहते हैं जो प्रस्थान त्रयी है, प्रिंसिपल उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्म सूत्र, इसकी अगर आप व्याख्या कर सकें अपने शब्दों में, अपने शब्दों मतलब अपनी भाषा में, लेकिन मूलतः वहां संस्कृत से तात्पर्य, अगर आप इन तीनों को पढ़ा सकते हैं, तीनों को समझा सकते हैं, तीनों की इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, देन यू कैन डिक्लेयर योरसेल्फ और यू आर द डिक्लेयर आचार्य। अब योग में आए तो योग में क्या है, तो कम समझ सकते हो, समझा सकते हैं। मैं आज भी ये बात, अभी कई जगह कॉन्फ्रेंस में, सेमिनार में जाता हूँ बहुत जगहों पर, और ये मैं बड़े दावे से बात कहता हूँ कि मुझे ऐसे 2-4 विद्वान मिल जाएं जो ये दावा कहें कि पूरा योग सूत्र उन्होंने समझ लिया है, मैं उनका सम्मान करना चाहता हूँ। देखिए, हम योग सूत्र में कितनी बात करते हैं, चित्त चित्त वृत्ति, अष्टांग योग, क्रिया योग कर खत्म। तभी जब साधन पाद के बाद, जब विभूति पाद और कैवल्य पाद में जब जाकर के योग सूत्र कोई पढ़ेगा, तब उसको समझ में आएगा कि पतंजलि का चिंतन क्या है, पतंजलि की पढ़ाई क्या। हम तो एडवर्टीजमेंट देख के, हम एक तरह से ट्रेलर देख करके खत्म कर देते हैं, उससे आगे गए। एक ग्रंथ की बात करता हूँ, इसके पहले मूल कारण है कि इसको संस्कृत की समझने, और योग सूत्र आप बिना व्यास भाष से, बिना तत्व वैशाली, बिना योग वाक्य के समझ नहीं सकते। तो मेरे अनुसार योग का आचार्य वो है जिसने योग सूत्र पढ़ा हो, और योग सूत्र सिर्फ पढ़ा ना, उसको व्यास भाष्य, तत्व वैशाली और योग वार्तिक, जैसे वहां प्रस्थान त्रयी है ना, ऐसे ये 3 टीकाओं के साथ जिसने समझा, इसके अंदर क्या हो, कॉन्फिडेंस हो, बाकी था योगाचार्य। उसमें आपका योग का फिलॉसफी आ गया, योग का प्रैक्टिकल आ गया, और योग का विज्ञान भिक्षुन छोड़ा। लेकिन हम तो मूल सूत्र तक को सही से नहीं समझ पा रहे। तो संस्कृत के मतलब योग का आचार्य बनना असंभव है आज के टाइम में। तो ठीक है, हर व्यक्ति जो 4 दिन योग पढ़ लिया, पढ़ा लिया, वो योगाचार्य, ठीक है, उसका सम्मान, उसमें देखिए कहीं कुछ गलत नहीं है। हर शब्द समय के साथ चेंज होता है। तो ठीक है भाई, हम योग पढ़ते पढ़ाते तो हम क्या बोल रहे हैं, योगा टीचर, तो लोगों को लगा कि ज्यादा अच्छा वर्ड है योगाचार्य बोलते हैं, दैट इज ओके। लेकिन अगेन, to be a true student of yoga, to be a true teacher of yoga, to be a true practitioner of yoga, Sanskrit is must in all aspects. इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं। बहुत सुंदर, so much for connecting, thank you so much for your energy and effort, thank you sir, thank you Ashish, thank you, my best wishes Ashish, thank you, namaste, thank you sir, by Ashish, who has a deep desire to connect with people, to converse with people on their journey of yoga in search of bliss and their life transforming story.